पाठक एक बार और आपके बीच आ चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 9 से लेकर बीएससी तक ऑनलाइन वीडियो आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो आपने देखा भी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी, सिलेबस के बारे में बताया, लेकिन इस वीडियो और पिछले वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि अगर हम 12th की बात करें तो 12th के पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस और पेपर के पैटर्न को बता दिया था और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अगले दिन मैं आव्यू के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, लेकिन किसी कारण से मैं उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बच्चों, अगर मैं आव्यू की बात करूं, आव्यू जिसको इंग्लिश में हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, आव्यू, इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। पहले हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं, तब इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम के पास 4 नीली, 3 लाल और 2 काली पेन है। अगर मैं एक और लाइन लिख दूं कि श्याम के पास 4 नीली या 5 नीली कर देते हैं, 5 नीली, 4 लाल और 6 काली पेन, काली पेन है। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, मोहन के पास 7 नीली, 6 लाल और 4 काली पेन है। ये तो सिंपल से मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई। मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं, ये थोड़ा सा बेसिक्स है उसका। इन सेंटेंसेस को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, अगर लिस्ट करके लिखें, कॉलम बना के लिखें, तो हम शायद कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम, फिर लिख दिया श्याम, मान लीजिए फिर मैंने लिख दिया मोहन, यहां लिख दिया मैंने नीली, फिर लिख दिया मैंने लाल और फिर लिख दिया मैंने काली। अगर मैं नीली की बात करूं तो राम के पास कितनी नीली है? 4, तो 4 नीली। लाल कितनी है? तो 3 लाल। और काली कितनी है? तो 2 काली है। श्याम की बात करें तो श्याम के पास 5 नीली है, 4 लाल है और 6 काली गेंदें हैं। अगर मोहन की बात करें तो मोहन के पास 7 नीली, 6 लाल और 4 काली पेन है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म बन गया, ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म, और यही टेबुलर फॉर्म हमारी आव्यू कहलाती है। यानी आव्यू जो है एक सजावट है। आव्यू को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक तरह की सजावट है। किसकी सजावट है? तो संख्या हो सकते हैं, कोई संकेत हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। उनकी संख्याओं की एक सजावट है। और कैसी सजावट है? तो टेबुलर फॉर्म की है, यानी आयताकार सजावट होगी। जहां टेबुलर फॉर्म की बात करेंगे, जाहिर सी बात हमारा आयताकार होगी। यानी इसको हम परिभाषित करेंगे कैसे कि संख्याओं की आयताकार सजावट ही आव्यू है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, expressions etc. मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशन, यानी संख्याओं की आयताकार सजावट ही आव्यू कहलाती है। यानी इसकी परिभाषा को हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। आव्यू की क्या परिभाषा हम लिखेंगे?
परिभाषा लिखेंगे कि संख्याओं की आयताकार सजावट आव्यूह कहलाती है। यानी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंजमेंट का प्लूरल होता है। अरेंजमेंट मतलब आप लोग जानते हैं सजावट, उसी का प्लूरल फॉर्म है अरे। अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एक्सप्रेशंस। अब आपने देखा, एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जैसे हमें लिख दिए टेबुलर फॉर्म बना दिए, इसमें लिख सकते हैं 2 3 4 5, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। यानी जहां भी आयताकार रूप में संख्याओं को सजा दिए वो आव्यूह हो गया। चाहे तो इसमें हम बढ़ा सकते हैं, 6 7 कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, नीचे बढ़ा सकते हैं, 2 2 3 ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे आव्यूह का आकार बढ़ता जाएगा। हम रोक कर इसको बढ़ा सकते हैं तो हमारे आव्यूह के आकार को बढ़ते जाएंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा और डीप हम जाते हैं तो आव्यूह में हम देखेंगे कि आव्यूह में दो तरह की चीजें, जैसे कि आयत को हम देखें तो आयत में दो तरह की भुजाएं हैं ना, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या है, चौड़ाई। वेट देखा कि आयताकार सजावट ही आव्यूह है। अब आयताकार सजावट में आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर ही अगर हम आव्यूह में देखें तो एक ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पंक्ति। लेट गए तो पंक्ति, खड़े हो गए तो स्तंभ। ये पंक्ति कहलाएगी, ये पंक्ति कहलाएगी, ये पंक्ति कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज रो, दिस इज रो। रो बोले तो पंक्ति, यानी अगर हम लेट गए तो पंक्ति हो गए, खड़े हो गए तो स्तंभ। स्तंभ बोले तो खंबा, खंबा खड़ाई होता है तो स्तंभ हो गया। स्तंभ मतलब कॉलम। तो ये हमारा स्तंभ हो गया, स्तंभ। स्तंभ यानी कॉलम, ये भी हमारा स्तंभ, कॉलम, ये भी हमारा स्तंभ, कॉलम। यानी आव्यूह में दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। क्या क्या, एक पंक्ति और एक स्तंभ। थोड़ा सा इसको साथ ही में एक चीज और बता दूं, कुछ कुछ किताबों में आव्यूह के संकेत को अलग अलग लिखे जाते हैं। आव्यूह के निरूपण को अगर हम देखें तो कई किताबों में 3 तरह के निरूपण, ज्यादातर तो हम ये निरूपण देखते हैं आव्यूह को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन कुछ किताबों में आव्यूह को ऐसे भी लिखा हुआ है। मैग्रे हिल्स वगैरह के अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे आव्यूह के निरूपण को ऐसे दिखाया है। और अगर कुछ किताबें लें, केसी सिन्हा की लें, केसी सिन्हा जैसी किताबों में कुछ जगह पे ऐसे भी दिखाया हुआ है। तो हम आव्यूह को तीनों तरीके से निरूपित कर सकते हैं। ज्यादातर हम इसी का प्रयोग करेंगे और वीडियो में भी अपने हम इसी चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए हम तीनों को जानेंगे कि तीनों तरीके से आव्यूह को हम निरूपित कर सकते हैं। तो ये तो आपने जान लिया आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं। 3 तरीके आव्यूह को निरूपित करने के। अब आव्यूह में कौन कौन से अंग होते हैं, आव्यूह में क्या क्या होता है, ये जानना है। तो अभी आपने जाना कि आव्यूह में पंक्ति होती है और स्तंभ होते हैं। एक आव्यूह में लिख रहा हूं, जैसे आव्यूह के लिए अभी आपने कहा कि इस तरह से एक संकेत बनाने हैं और इसमें एलिमेंट्स को भरने हैं। अवयव, आव्यूह का अवयव, अवयव क्या होता है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होती है उसको आव्यूह का अवयव कहते हैं। यानी किसी भी आव्यूह को जब बनाया जाता है, जब कोई आव्यूह बना है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको आव्यूह का अवयव कहते हैं। ठीक है, आव्यूह के सारे अवयव हो गए। जैसे यहां बात करें तो 4 आव्यूह का अवयव है, ये आव्यूह का अवयव है, ये अवयव है, ये सब अवयव है। तो आपने कहा कि ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। ये पहली पंक्ति है, ये पहली स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। अब किसी भी अवयव को दिखाने के लिए उसकी पहचान बतानी पड़ेगी कि यह अवयव किसी आव्यूह के किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। तो ये जानने के लिए हम पंक्ति और स्तंभ तो जान ही चुके हैं। अब किसी अवयव को देखते हैं, जैसे मैं इस अवयव को देख रहा हूं तो ये किस पंक्ति का है, तो दिखने से तो लग ही जा रहा है हमारी पहली पंक्ति का अवयव है। किस स्तंभ का है तो दूसरा स्तंभ का। तो इसकी पहचान होती है, एक एलिमेंट जो भी है 1 2
या देखिए किसी भी अवयव को दिखाने के लिए पहले उसके पक्ष को लिखते हैं, तब उसके स्तंभ को लिखते हैं। यानी अगर हम किसी अवयव को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अवयव है 1 2 3 4 5 6, हमको 6 को बताना है कि 6 कौन सा अवयव है, तो 6 अवयव है हमारा, 6 कौन सा अवयव है, तो 6 अवयव को देखने के लिए ए लिख दिया। अब ये किस पंक्ति का है, दूसरे पंक्ति का है, किस स्तंभ का है, तीसरे स्तंभ का है, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहले पंक्ति होती है तब स्तंभ होता है। किसी भी अवयव को दिखाते समय पहले उसके पंक्ति को लिखते हैं, यानी पहले रो फिर कॉलम। मजाक के लिए हम कह भी सकते हैं कि पहले हम लेटते हैं फिर खड़े होते हैं, यानी पहले जब हम जन्म लिए थे तो पहली शुरुआत लेटने से किए थे, यानी पहले लेटना, पहले पंक्ति फिर खड़े होना, यानी उसके बाद कॉलम। यानी पंक्ति को पहले लिखना है, कॉलम को बाद। अब ये हमारी पंक्ति हो गई, ये हमारे कॉलम हो गए। ये हमारी पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी, दूसरी, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ऐसे चाहे तो हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर हम बढ़ते हुए चले तो देखिए कि आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, हमारा एक लास्ट अगर हम देखें कि इसमें n पंक्ति है और n स्तंभ है, तो हमारा यहाँ मिलेगा m और n। यानी पहला बताया गया कि यह mवीं पंक्ति का है, बढ़ाते बढ़ाते पंक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते हम m तक गए और स्तंभ को बढ़ाते बढ़ाते हम n तक गए। यानी किसी आव्यूह का जो व्यापक पद होता है, व्यापक जनरल टर्म, व्यापक पद जनरल टर्म को हम लिख सकते हैं, पद को लिख सकते हैं a m n या a i j, किसी जगह पे a i j भी लिखा रहता है, a m n भी लिखा रहता है। इसका मतलब हो गया कि यह जो अवयव है, यह जो अवयव है वो mवीं पंक्ति, mवीं पंक्ति और nवीं स्तंभ का अवयव है, nवीं स्तंभ। यानी इस अवयव की पहचान है कि हम nवीं पंक्ति में जाएंगे तो अवयव मिलेगा और nवीं स्तंभ में जाएंगे तो अवयव मिलेगा। या aivj लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं आईवीं पंक्ति, आईवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो घबराएं नहीं, उनके लिए इसमें मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो भी अपलोड होगी जो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली रहेगी, तो वो वेट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो रहेगी, दैट इज टोटली इन इंग्लिश। इस वीडियो में भी मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूं। अगर इंग्लिश मीडियम चाहे तो यहां से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दैट इज वी कैन से AMN मींस it comes from nth row and nth स्तंभ। Same here it comes from ith row and jth स्तंभ, jth कॉलम। यहाँ स्तंभ है, जेवीं स्तंभ, आईवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ से हमारा ये लिया गया है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आव्यूह के बारे में, आव्यूह की परिभाषा पढ़ ली। आव्यूह की परिभाषा के साथ हमने पढ़ लिया कि आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का निरूपण, निरूपण, इसके अवयव क्या होते हैं, अवयव, अवयव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अवयव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। एक चीज और हमको पढ़ना है, आव्यूह का ऑर्डर, क्रम या कोटि। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है आव्यूह का, किसी भी ऑर्डर की आव्यूह की कोटि क्या होती है, किस कोटि का यह आव्यूह है, किस ऑर्डर का आव्यूह है। इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं और कितनी स्तंभ है। यानी mn, यानी m क्रॉस n कह दें तो m क्रॉस n को ही आव्यूह का ऑर्डर कहते हैं। जैसे हम फाटक बनाते हैं तो कहते हैं ना 6 बाई 3.5 का है, यह दरवाजा शायद 6 बाई 3.5 का है, उसकी ऑर्डर बताते हैं ना, वैसे ही आव्यूह का भी ऑर्डर होता है। आव्यूह का ऑर्डर कैसे बताएंगे, जैसे आव्यूह में हम देखेंगे कि कितनी पंक्ति है और कितना स्तंभ है, उसी को लिख देंगे, हो गया हमारा ऑर्डर। जैसे एक आव्यूह में लिखूं, ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूं, यानी कोट की बात मैं कह रहा हूं। अगर मैं आव्यूह को प्रदर्शित करूं, एक मैं लिख रहा हूं आव्यूह 2 3 4 5 6 7। अब आप जरा बताएं इसमें कितनी पंक्ति हैं। हम आपने बता लिया, आपने देख लिया कितनी पंक्ति हैं, कितनी पंक्तियां हैं, एक ये और एक ये,
यानी इसमें कितनी पंक्ति, अभी मैंने बताया कि पहले लेटना यानी पहले पंक्ति को लिखना, फिर खड़ा होना यानी उसके बाद स्तंभ को लिखना। तो कितनी पंक्तियां हैं? 2। तो पहले 2, कितने स्तंभ हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं? 1 2 3 यानी 3 स्तंभ है। गुणा नहीं करना है दोनों का, ये नहीं 2 3 6 ऑर्डर बता देना नहीं, बीच में एक बाई का निशान, ये बाई का निशान है। जैसे हम जमीन नापते हैं ना, कहते हैं ना आपका जमीन कितना है, कहते हैं 22 बाई 50 का है, 20 बाई 50 का है, प्लॉट मेरा 20 बाई 50 का है। तो लगभग वही मेजरमेंट बताना है। ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स की मेजरमेंट, मैट्रिक्स की कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई कितनी की है, या ये कहें कि ऑर्डर बताएगा कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज कीजिए कि यह कोई आव्यूह है, अगर सपोज कीजिए कहीं लिखा है 2 1 3 5 और आपसे पूछ दे कि यह अवयव किस पंक्ति का है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यह जो अवयव है वो तीसरी पंक्ति और 5वें स्तंभ का है। अगर कहीं आव्यूह का ऑर्डर लिख दिया हो 2 3 गुणे 4 का, कोई पूछ दे कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तो हम कहेंगे इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। यानी आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ, यही आव्यूह का ऑर्डर है। यानी ऑर्डर बताते समय सबसे पहले हम पंक्तियों को, संख्या को लिख देते हैं, बाई का निशान बनाते हैं और फिर जो है हमारा कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो स्तंभों की संख्या होती है उसको लिख देते हैं। हाँ, अगर कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इस आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे, तब हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 4 3 12, यानी ये जो आव्यूह बना होगा उसमें कुल 12 नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 12 अवयव होंगे। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, उसमें यही पूछा है कि आव्यूह का ऑर्डर क्या है, इस आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे और इन अवयव की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अभी तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन इसी पे एनसीईआरटी का समझा दे रहा हूं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, एक आव्यूह है, आव्यूह की। याद रखिएगा, आव्यूह को बाहर से प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, चाहे जो भी लिखे कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। अगर हम बात करें पहले चीज, अगर क्वेश्चन हमारा पूछ दे कि बताइए इस आव्यूह में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हैं, 3 रो हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक्स? तो देयर आर 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स में है, चाहे तो एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, 2 6 3। चलिए मैंने एक कॉलम और बढ़ा दिया। अब इसमें कितने कॉलम हो गए? कॉलम हो गए हमारे 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम्स, एंड रो कितने हो गए? 3, 1 2 3, 3 रो हो गए। यानी अगर हम इसमें देखें, एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस आव्यूह का ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सबसे पहले हम पंक्तियों को लिखते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो आपने देखा कि 3 पंक्तियां हैं, बाई का निशान, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 स्तंभ है। यानी हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 का, 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। यानी इस आव्यूह का ऑर्डर कोटि हो गया 3 गुणे 4 का, 3 बाई 4 का ये आव्यूह। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 3 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 3 12, गुणा कर लेंगे, 4 3 12। अब काउंट कीजिए, देखिए 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स भी हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 12। अब हमसे पूछ सकता है कि बताइए कि A13 लिख देगा, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा A13 का मतलब वह अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, यही तो बताना है। A13 का मतलब हो गया वह अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव? पहली पंक्ति में हमको जाना है, तो पहली पंक्ति हमारी ये है। तीसरा स्तंभ कौन होगा? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ।
तो तीसरा स्तंभ ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा अवयव है? ये क्या है? -7 देंगे -7। आपके क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, मेरे पास -7 है तो हमने -7 लिख दिया। आपके क्वेश्चन में यहाँ जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे। ये मैंने ऐसे ही ले लिया, हो सकता है बुक में आपके यहाँ कोई और वैल्यू हो तो कोई और आंसर हो सकता है। यानी A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या है? -8 है। A21 देखें, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति क्या है भाई? ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है साहब? -2 है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2, यानी A21 की वैल्यू हो गई -2। अगर A33 की वैल्यू देखें, A33 का मतलब क्या हो गया? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हो गया? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 17, यानी A33 की वैल्यू हम 17 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग होमवर्क में दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे, इसी तरह से काफी बना लेंगे और इसकी वैल्यूज को आप लिखेंगे। और जो है कि मैसेज से अगर ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं A23, A33, A21, A22, इस सब की वैल्यू आप ढूंढ के इसमें से बताएंगे। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, कैसे बनता है? कह देगा कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। क्या कह देगा? कह देगा कि इन अ मैट्रिक्स देयर आर 12 एलिमेंट्स। अब इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है? हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल? कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है? जैसे कह देगा कि इसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही एनसीईआरटी का शायद यही है, इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। कह देगा 24, 36 भी कह सकता है, अपने ऊपर है, कुछ भी कह सकता है। कह देगा कि 24 एलिमेंट्स हैं, बताइए कि इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, माने कितना तरह से इस अवयव को लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 24 को लिखने का क्या ढंग है? 1 गुणे 24 लिख सकते हैं क्यों? या इसी को हम चाहें तो 24 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। 24 से कम 24 है, 24 से कम 24, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? 12 के साथ साथ हम चाहें तो 3 गुणे 8, 8 3 24, या 8 गुणे 3, ऐसे भी 3 और 24, 8 3 24, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 गुणे 2 या 2 गुणे 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी आव्यूह को हम इस तरह से भी निरूपित कर सकते हैं। यानी इतने तरीके से हम लिख सकते हैं 24 को। 24 को 12 गुणे 2 या 2 गुणे 12 तो शायद मैंने ऊपर लिख भी दिया है, लिख दिया। ये 4 तरीके हो जाएंगे, 1 24, 24 1, 12 2, 2 12, 3 8, 8 3, 6 4 और 4 6। इस तरीके से हम इतने तरीके बन सकते हैं। तो इसके पेयर कितने बनेंगे भाई? कितने ऑर्डर हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे? ऑर्डर हो जाएंगे 1 24 या 1 गुणे 24, ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए 1 गुणे 24, कॉमा 24 गुणे 1, ये हो गया, कॉमा 2 गुणे 12, कॉमा 12 गुणे 2, कॉमा 3 गुणे 8, कॉमा 8 गुणे 3, कॉमा 4 गुणे 6, कॉमा 6 गुणे 4। तो इस तरह से हम चाहें तो लिख सकते हैं। ये तरीका है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि इसका बताइए, मान लीजिए कह देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, इसी पे क्वेश्चन दे देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो बताइए इसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो 9 को क्या क्या लिख सकते हैं भाई? 1 गुणे 9, उसी को क्रम विनिमय कर देंगे तो 9 गुणे 1, 3 गुणे 3,
3 गुणे 3 का क्रम में भी तो 3 गुणे 3 ही होगा। तो हमारे देखने से तो 3 है, 1 9 9 1 3 3। क्या और कोई पेयर होता है 9 का? आप मन में सोचिएगा, सोच के जरूर बताइएगा। तो 9 के क्या क्या पेयर हो सकते हैं? 1 गुणे 9, क्यों? 9 गुणे 1, 3 गुणे 3, ये 3 तरह के ऑर्डर बन सकते हैं 9 के। इसी तरह से हम चाहे तो और संख्या ले लेंगे, 36 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, संख्या लेंगे और सोचेंगे मन में अपने 3 संख्या के अगर इतने एलिमेंट्स हो जाएं तो कितने ऑर्डर इनके पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से एक टॉपिक आज का मैं कंप्लीट करता हूं। कल मैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे तो समझाने के लिए केवल था। और कल मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्व्यू के कितने प्रकार होते हैं, ऑब्व्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, ऑब्व्यू का विस्तार कैसे करते हैं, ऑब्व्यू का जोड़ घटाना, गुणा और भाग, फिर एक्सरसाइज। तब तक के लिए धन्यवाद।